साहब पास चलूंगा और फिर लौट करके आऊंगा कैप्टन साहब पास। फजील साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। फजील साहब हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इसके साथ साथ वो नेशनल और इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल सूरत हाल है उस पर नजर रखते हैं और वो अपने निराले अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और दो टूक बात करते हैं बहुत मुनफरिद तरीके से। क्या लग रहा है फजील साहब, मैं सबसे पहले यहीं पे आऊंगा कि क्यों नेतन्याहू अपने ही बंधकों को हमास के पास रहते हुए मारना चाहते हैं? क्या वजह है? क्या इसलिए कि ये मार दें, किसी तरीके से उनको मरवा दें तो किस्सा तमाम हो जाए और सारा इल्जाम हमास पे चला जाए और तगड़ा जो है हमला उस पे कर दिया जाए गजा पे, और दूसरी तरफ इधर जो प्रोटेस्ट रोज रोज होता है कि छुड़वा के लाइए छुड़वा के लाइए, तो वो भी जो है मामला दफन कर दिया जाए? क्या इसलिए, या इसके पीछे क्या हो सकती, क्यों अबू उबैदा ने ये बात कही कि नेतन्याहू जो है वो अपने कैप्टिव्स को मरवाना चाहते, क्यों? अब ये स्थिति नहीं हो सकती, शुरू शुरू में हो सकती थी। एक 12-14 महीने से ज्यादा हो गया इस युद्ध को होते हुए। अब यदि नेतन्याहू या अब वो लोग मरते हैं या इस तरह की कुछ घटना होती है और जिस तरह अभी चर्चा शुरू हो गई, तो इजराइल के अंदर बहुत बड़ा रिवोल्ट हो जाएगा। ये बैक फायर हो जाएगा नेतन्याहू के लिए। ये बात नेतन्याहू को अच्छी तरह पता है। तो कभी भी नेतन्याहू ये काम तो नहीं कर सकते आज की स्थिति में, क्योंकि अगर कुछ भी होता है, अब इल्जाम तो नेतन्याहू पे लग रहा है। नेतन्याहू को लगता है कि भाई हम सिर्फ बम मार करके छुड़ा लाए। तो ये सब चीजें डिप्लोमेटिक तरीके से होती हैं। सिर्फ बम मार देने से, ये पहले ये समझते थे कि हमास तो बहुत छोटी सी चिड़िया है, इसको हम मार देंगे ये खत्म हो जाएगा, हम उठा लाएंगे। लेकिन धीरे 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 करके 12-14 महीने में मालूम हुआ कि नहीं साहब, ये मामला छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि नेतन्याहू उनको मरवा देंगे या मर जाएंगे, अगर वो अपनी मौत से भी मर जाए ना इस वक्त, एक आध दो लोग तो मरते हैं, लेकिन अगर अपनी मौत से भी ये लोग मर जाएं तो सारा इल्जाम जो है नेतन्याहू पे ही आएगा। और नेतन्याहू के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष है वहां पे, वो कभी भी इस चीज को, नेतन्याहू को सरवाइव नहीं होने देगा। पूरे इजराइल में भगदड़ मच जाएगी, बहुत जबरदस्त रिएक्शन हो जाएगा और काफी नेतन्याहू पहले ही से बैकफुट पे चल रहे हैं और ज्यादा बैकफुट पे हो जाएंगे। इनके खिलाफ माहौल बहुत बड़ा अभी भी इनके पूरे खिलाफ माहौल है। लेकिन अब लोग जो है अभी इंतजार में है कि चलो ठीक, एक कोलिशन गवर्नमेंट जो है, इमरजेंसी गवर्नमेंट चला रहे हैं। नेतन्याहू कोई मेजॉरिटी लीडर नहीं है वहां पे, वो इमरजेंसी गवर्नमेंट चल रही है। जब युद्ध हुआ उस वक्त सब लोग 7 अक्टूबर के बाद सब लोगों ने मिल करके इनको कहा कि ठीक है आप चलाइए, और सारी चीजें बंद हो गई। तो इमरजेंसी गवर्नमेंट है और इस वक्त अगर ये काम शुरू में करते कि, हालांकि ये लड़ाई होने से इनको जाती तौर पर कोई नुकसान नहीं है, इनको तो कोर्ट से के राहत मिल रही है, चीजों से मोहलत मिल रही है, तो इनको तो कोई नुकसान नहीं है जाती तौर पर, लेकिन मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है। और इतने दिन से लड़ाई चल रही है, यही नेतन्याहू के लिए सारे चीजों पर तो फेल हो गए। 7 अक्टूबर में इतनी बड़ी घटना हो गई, वहां इंटेलिजेंस फेल हो गया, मोसाद का सारा करिश्मा खत्म हो गया। उसके बाद लगातार उधर हिजबुल्लाह कर रहा है, इधर हमास कर रहा है, फिर ईरान ने भी हमला कर दिया। कोई इनके पास तैयारी नहीं थी, ना इनकी कोई मजबूती थी, पूरा हर चीज इनका फेल हो गया। तो पब्लिक के निगाह में तो ये उतर चुके हैं, कुछ बचा नहीं, सिर्फ सत्ता बची है। और जब तक सत्ता है तब तक इनको लोग कह रहे हैं, नहीं तो बाकी आप देखिए इन हर मुहाज पे फेल है ये। 7 अक्टूबर से आज तक कोई भी सक्सेसफुल प्लान इनका नहीं रहा। खूब बम्बार्टमेंट हुआ, इजरायली लोग भी मरे, बिल्डिंगों पे बम गिरा, बसीजी के संगठन के लोगों ने आकर के 40 फुट ऊपर जाके इमारत पर लिख दिया कि हम बसीजी हैं और ईरान में रह रहे हैं। तो ये सब चीजें तो इनका टोटली फेल है। अब सिर्फ ये कोलिशन गवर्नमेंट, इमरजेंसी गवर्नमेंट, क्योंकि इस वक्त कोई भी कंट्री का विपक्ष अगर मजबूती से विरोध करेगा तो जनता में एक मैसेज जाता है कि देखो ये देश के साथ नहीं है, आज लड़ाई देश के साथ। इंदिरा गांधी जब इंडिया पाकिस्तान से जब भी क्लेश सरकार गिरने होती थी तो बॉर्डर पे गोली चलने लगती थी,
कई बार ऐसा हुआ है कि जब इंदिरा गांधी की सरकार को कोई खतरा होता था तो बॉर्डर पे गोलीबारी शुरू हो जाती थी। अब कोई बोलता ही नहीं था कि भाई अब इस समय क्या क्यों बोलना। अटल बिहारी वाजपेयी ने बांग्लादेश अलग होने के बाद इंदिरा को कहा कि तुम दुर्गा हो यहाँ की। विपक्ष एक वो भी विपक्ष था इस देश के अंदर। और दुनिया में ऐसे ही हर जगह है, लगभग लगभग जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां हर जगह ऐसे ही है। तो अभी ये बात तो कुछ भी नहीं है, बस ये लड़ाई हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि 20 जनवरी तक का इंतजार कीजिए। 20 जनवरी के बाद ही पिक्चर साफ होगी। और इजराइल के लोग तब समझ चुके हैं कि नेतन्याहू के बस का नहीं है। लेकिन अब नेतन्याहू इतना एक होता है ना कि कोई आदमी एक काम को, जैसे आप 100 चैनल 100 डिबेट कर चुके तो हर डिबेट में आपका कुछ न कुछ महारत आने लगती है। ठीक उसी तरह सरकार चलाने की महारत इन लोगों को पहले से है। ये मीडिया के थ्रू, पुलिस के थ्रू, फौज के थ्रू कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो ये लोगों को अभी इस वक्त में कोई भी गवर्नमेंट दुनिया में कहीं भी हमला होगा तो कोई भी कुछ सरकार अभी हटाए, विपक्ष जो है कभी सत्ता के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि पब्लिक में उसकी इमेज खराब होती है कि भाई अभी देश संकट में है और ये लोग राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। जी बता दीजिए। ये तस्वीर वाकई बहुत ही दर्दनाक है। लेकिन ईरान के फजील साहब, यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, जो यहाँ ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबॉफ ने नस्ल कुशी जो है वो नस्ल कुश सयूनी दुश्मन के जराइम का मुकाबला करने के लिए आलम इस्लाम के इत्तेहाद पर जोर दिया है। यानी उन्होंने ये कहा है कि अगर अब हम, क्योंकि यूएनओ फेल हो चुका है, तमाम दुनिया जो है फेल हो चुकी है, अब अगर हम रोकना चाहते हैं इजराइल के जुर्म को, इजराइल की नस्ल कुशी को, अगर कुशी को हम रोकना चाहते हैं तो उसका वाहिद तरीका ये है कि तमाम जो आलम इस्लाम है, यानी इस्लामी ममालिक जो है वो मुत्तहिद होकर के और वही इसको रोक सकते हैं, बाकी कोई रोक नहीं सकता। कितना आप इससे इत्तेफाक करते हैं और इस बयान को किस हद तक आप मानते हैं कि क्या ये वाकई यही तरीका है, या क्योंकि देखिए 156 ममालिक, 160 ममालिक सब कह चुके हैं, सब कह चुके हैं कि भाई इसको रोका जाए, लेकिन इजराइल मान नहीं रहा है, नेतन्याहू मान नहीं रहे, और नेतन्याहू तो अपने ही लोगों को मारने पर तुले हुए हैं। तो इसको कैसे आप इस बयान को देखते हैं जो इन्होंने दिया है? जी। जब जंग होती है तो धर्म का एंगल लिया जाता है। राजनीति में भी होता है और जंग में भी होता है। कहीं भी लड़ाई में होता है तो धर्म का एंगल बीच में आ ही जाता है। वो भी तब जब इतनी बड़ी आबादी हो, इतने रिसोर्सेज के मालिक हों और एक इजराइल को नहीं रोक पा रहे। ये भी एक बहुत बड़ी सोच की बात है। इतने साल से आपस में बटे हुए, आपस में लड़ते हुए, फिलिस्तीन का मसला कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। अगर सारे एक होकर के लड़े तो फिलिस्तीन कितना देर टिकेगा। लेकिन सबके अपने अपने क्लैशेस हैं। किसी को बहुत नेतन्याहू से प्यार है, किसी को दुश्मनी है, किसी को अच्छे लगते, किसी को अच्छे नहीं लगते। सबका अपना निजी मफाद है। पूरा अरब जगत की अवाम जो है फिलिस्तीन के साथ है। लेकिन जो लीडर्स हैं, जो उनके नेता हैं, वो लोग कहीं न कहीं, कहीं कोई अमेरिका से मिला हुआ है, तो कोई इज़राइल से मिला हुआ है। इन सब चीज़ों को लेकर के कोई मजबूत, अब पब्लिक तो लड़ेगी नहीं। पब्लिक तो अपना एक नेता चुन लेती है, एक बादशाह बना लेती है, एक नेता चुन लेती है, उसी को लड़ना होता है। ये बार-बार, क्योंकि फिलिस्तीन से मस्जिद अक्सा से जुड़ी हुई एक इमोशनल टच है सब पूरी दुनिया के मुसलमानों का। और नेतन्याहू तो सारे लोग मिल के भी, सारी यूएन के खिलाफ, यूरोपीय यूनियन के लोग खिलाफ, पूरा ईसाई जगत खिलाफ, पूरा मुस्लिम जगत खिलाफ, पूरा रूस, चाइना सब तो खिलाफ है उसके। लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि चारों तरफ से घेर के उसको मार दिया जाए बम्बार्डमेंट करके, ये भी तो नहीं हो सकता। उसमें तो पब्लिक भी मरेगी। तो पब्लिक को मान लीजिए वो तो मार रहा है, लेकिन दूसरे लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो 1-2 लाख लोगों को मार डाले। अगर चारों तरफ से मिलके आज अगर कोई चाहे कि कल मार दे, तो कितना रोक लेगा मिसाइल? ईरान ने जब मारा तो रोक पाए? नहीं रोक पाए। इसी तरह से अगर वही हमला दूसरे दिन, तीसरे दिन भी होता और चारों तरफ से होता, उधर हिजबुल्लाह, हूती, हमास और भी कंट्री हैं, लोग लग करके अगर हमला शुरू कर दे, इज़राइल के बस का नहीं है। वो सिर्फ अमेरिका के बल पे कूदता है और अमेरिका के बल पे अभी तक खड़ा है वहाँ। ये जियो बाइडेन अगर जीत गए होते ना चुनाव, आज हमास का इज़राइल का क्लैश फाइनल हो जाता, इधर चाहे उधर।
लेकिन चूंकि अब ट्रंप आ गए हैं तो 20 जनवरी तक सब लोग वेट कर रहे हैं। नहीं तो जो लड़ाई का माहौल बना था उसमें इजराइल पे जमीनी हमला तय था। लेकिन ट्रंप के आने से और ट्रंप के भाषणों से लोगों में लगा कि भाई नहीं, एक मौका लेना चाहिए। वो मौका ले रहे ये लोग। अब नेतन्याहू जो है आज भी उनको देखिए, जल्दी हार कोई नहीं मानता है ना। हम चाहे दूसरे देखने वाले चाहे कुछ भी कहें, पर हम नहीं मानते। अपनी हार हमको नहीं दिखती है। जब हम नेता होते हैं, तो हम जब लीडर होते हैं या हम किसी मुकाम पर बैठे होते हैं, तो हमको अपनी हार या अपनी चीजें गलत नहीं दिखती। यही तो बात है कि जो जिसको ये अपनी चीजें गलत का एहसास हो जाए, वो तो महान आदमी हो जाएगा, वो तो आइडियल मैन हो जाएगा। यदि आपको लग जाए कि हम फला जगह गलती कर रहे हैं, फिर तो आप जो है यूनिवर्स के लीडर हो जाएंगे। आप बहुत ऊंचाई पे चले जाएंगे, मानसिक रूप से आप बहुत बड़े हो जाएंगे। लेकिन जब लीडर, यहां तक कि चुनाव में आप देखिए, जो लोग 10-15 हजार वोट ही पाते हैं, उनसे भी बात कीजिएगा तो कहेंगे हम तो बम्पर वोट से जीत रहे हैं, 1 लाख से जीत रहे हैं। जबकि वो चुनाव में जो है 10,000 भी वोट नहीं ला पाते हैं। लेकिन जब उनसे मिलिएगा तो उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है कि वो कहते हैं कि हम ही जीत रहे हैं, बस दूसरा कोई जीत ही नहीं रहा है। लेकिन सच्चाई जिसको पता है कि भाई सच्चाई क्या है, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके लिए तो इन सब चीजों का बहुत महत्व नहीं रखता है। तो अब जो है नेतन्याहू आगे जाए, पीछे कुआं आगे खाई। अगर वो भागते हैं तो भी उनकी सियासत खत्म, खड़े होते हैं तो भी सियासत खत्म, क्योंकि खड़े होने से रिजल्ट कुछ नहीं आना है। ये नेतन्याहू को पता हो या ना हो, दुनिया को पता है कि अब अगर ये खड़े हुए तो कुछ लोग इजरायली मारे जाएंगे, कुछ हमास के लोग मारे जाएंगे, कुछ हिजबुल्लाह के लोग मारे जाएंगे, लेकिन लड़ाई का कहीं ना कहीं तो एक अंत होगा। और अगर इस बात को टेबल में, तो शुरू से आपसे जब से बात हो रही तब से मैं कहता हूं कि टेबल पर बैठ के बात करने से इंसानी जिंदगी बच सकती है। नेतन्याहू आज देखिए, असद साहब कहाँ भागे फिर रहे। असद जो है, अगर वो टिके होते तो मारे गए होते। उनकी अपनी फौज, सेना, वहां की फौज ने क्या किया, सिविल वर्दी पहन के पब्लिक में घूमने निकल गए, बंदूक बंदूक रख दिया घर के अंदर। यही हाल सद्दाम हुसैन साहब का हुआ था। लोग ऐसा पठानी सूट पहने और बाजार घूमने निकल गए, और अमेरिकन सेना महल के अंदर घुस गई। जब ऐसी स्थिति हो जाती तो बशर अल असद जिंदा बचते वहां, या अरेस्ट होते या मारे जाते। तो उन्होंने क्या कहा कि उनको लग गया, और ये तो बहुत अकलमंदी की काम किया उन्होंने, कि अपनी जिंदगी बचा लिया, चले गए रूस। और कुछ दिन बाद धीरे धीरे 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता के बाद उनकी चर्चा बंद हो जाएगी, बाद में देखेंगे जो करना होगा। ये तो बहुत अकलमंदी का काम किया। अब नेतन्याहू को ये नहीं लग रहा है कि हमारे पीछे क्या हो रहा है फदील आज की साहब, डेट में। देखिए देखिए फदील